नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपने बहुत अच्छे तरह से देखा, काफ़ी अच्छे रिमार्क मुझे इसमें मिले हैं और काफ़ी लोगों ने पसंद किया इसके अंदर। आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके पहला वीडियो देख लीजिएगा। हम कर क्या रहे हैं, देखिए, लगभग 1000-1500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हम उन 1000-1500 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को ठीक से करेंगे बल्कि उनसे संबंधित आसपास की जो भी कंटेंट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर मान लो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी इर्द गिर्द उसकी चीजें पूछ रहे हैं तो वो हम कर पाए आराम से। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि आप लोग अगर नहीं देखा है तो वो आप लोग देख लीजिएगा वाला वीडियो। अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। टॉपिक कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि प्रियम्बल से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। ये पूछा गया पीसीएस जे में, पूछा गया है 2022 वाले पीसीएस जे में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे 4 केसेस आए हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पुराने वीडियोस देखे होंगे, यानी कि आज से 6-8 महीने पहले जब 2024 का प्री होने वाला था, तो मैंने वहां पे एक लिस्ट दी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताया था कि भाई इनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक में मैंने आपको पॉलिटी के अंदर कहा था कि केसेस पढ़ना है, यानी कि जो भी केस हुए हैं उनको स्टडी करना है, क्योंकि केस से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केस संबंधित क्वेश्चन जो है पीसीएस जे में पूछा गया हुआ है। यहाँ पे कुछ चार जो है, कुछ 4 केसेस हैं और उन्हें हम लोग यहां पर देखेंगे। सज्जन सिंह केस, बेरुवारी थाना केस, गोलकनाथ केस और केशव नंदा भारती केस। ठीक है, ये 4 केसेस हैं जो या तो प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं या तो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, या तो प्रियम्बल जुड़े हुए हैं या तो फंडामेंटल राइट जुड़े हुए हैं। इसमें से पहला केस आता है आपका, अच्छा मैं पूछ रहा काल क्रम, यानी कि कब कब हुआ। तो बेरुवारी थाना केस जो है वो लगभग 1960 के आसपास हुआ था। ठीक है, अब मैं बहुत इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ मोटा बताता हूं कि इस केस में यह हुआ था कि प्रियम्बल के संदर्भ में, कि इस केस में यह बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। यह बोला गया था बेरुवारी थाना केस के अंदर। 1960 में यह हुआ था। केस कुछ और था, लेकिन जब भी कोई जजमेंट आता है तो कई 4-5 चीजें बताई जाती है, कई चीजें बताई जाती है, तो वो तो अलग मैटर था। लेकिन उसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो अपना पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1960 के अंदर हुआ था। इसका ही ये जो बातें बताई गई थी, इसका ही इस बात को कि प्रियम्बल नहीं है, तो 1973 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, वो है केशव नंदा भारती केस। वैसे तो ये अलग मैटर था, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत अलग हो जाएगा। केशव नंदा भारती केस 1973 में होता है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें बताई जाती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल भारत के संविधान का हिस्सा है। बेरुवारी थाना केस क्या बोलता है कि नहीं है, केशव नंदा भारती केस क्या बोलता है कि है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो होता है, यानी किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी मुद्दे पर अलग अलग समय पर कितने भी केसेस हो सकते हैं और कितने भी जजमेंट आ सकते हैं, जो लेटेस्ट जजमेंट होता है वही मान्य होता है, फिलहाल मान्य होता है। यानी कि हमने, क्योंकि हम लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है कि केशव नंदा भारती केस में ये बोला गया था और उसके बाद इस मैटर पर कोई भी जजमेंट नहीं आया है। इमेजिन कीजिए, जो लोग आईएएस बने थे 1960 से लेकर 72-73 तक, उन सब ने ये पढ़ा होगा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये पार्ट है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो लेटेस्ट जजमेंट होता है, तो ये हुआ 1973 में, ये हुआ 1960 के अंदर। सज्जन सिंह केस आता है। अब ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सज्जन सिंह केस आता है 1965 में आता है, हाँ 1965 में आता है। क्या बोलता है ये बोलता है कि भाई पार्लियामेंट संसद के पास संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट करने की शक्ति है और वो फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकती है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये सज्जन सिंह केस में हुआ। ठीक है, गोलकनाथ केस में बोला कि वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आया 65 में और ये आया 67 में, तो 2 केसेस आए हैं कि फंडामेंटल राइट से
का अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा। तो दोनों केस, एक तो ये पूछ रहे थे कि ये दोनों केस किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों केस जुड़े हुए हैं फंडामेंटल राइट से। एक केस बोलता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव कर सकती है और एक बोलता है कि नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के सामने देखें तो हम ये पाते हैं कि बिरुवा थाना केस 1960 में आया, सचिन केस 1965 में आया, गोलकनाथ केस आपका 67 में आया और केशव भारती केस आपका 73 में आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई तरह से हमें चीजों को समझ लिया है इसके अंदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया। पंचांग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बोले जाते हैं। पंचांग मींस कैलेंडर। अब यहाँ पर दो तीन चीजें होंगी, समझना इस बात को। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। पंचांग मींस कैलेंडर, पंच अंग, पंच अंग होते हैं, इसमें हम तिथि देखते हैं और कई चीजें और भी होती है, 5 में लगे। अगर आपके पास अगर जो हमारे त्योहारों को बताने वाला कैलेंडर है वो हमारा पंचांग है। अब यहां पर सवाल जो पीसीएस में आते हैं वो ये है कि हमारा जो पंचांग है, सरकारी पंचांग कौन सा है। जैसे आज की भाषा में हम बोलते हैं कैलेंडर, उस जमाने की भाषा में बोलते हैं संवत, संवत। ठीक है, तो कौन सा संवत यानी कौन सा कैलेंडर हमारा सरकारी है, सरकारी कैलेंडर, किस कैलेंडर को हमने अपना सरकारी कैलेंडर माना है। तो हम लोगों ने शक संवत, शक संवत को अपना कैलेंडर माना है सरकारी। समझिएगा, सरकारी कैलेंडर हमारा शक संवत है। ठीक है, जो ये मॉडर्न टाइम का जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक कैलेंडर, और मतलब ये कह लीजिए कि माइटी साइड यानी कि जिसके पास पावर थी वो चला रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो ये कैलेंडर कुछ बहुत कुछ बता नहीं पाता है। हमें नहीं पता कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, हमें नहीं पता कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, लेकिन जो पंचांग है उसमें आप देख पाते हो कि कब क्या होने वाला है। तो ज्यादा साइंटिफिक था। जब देश आजाद हुआ, अब देखिए बात खत्म नहीं हुई, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। जब देश आजाद हुआ तो कैलेंडर एडॉप्टेशन की बात आई कि हमें कैलेंडर कब एडॉप्ट करना है। तो ये बात आई तो हमारा जो कैलेंडर है वो कब स्वीकृत किया गया, तो हमारा कैलेंडर 22 मार्च 1957 को स्वीकृत किया गया, यानी कि स्वीकार किया गया 1957 में। ये बोला गया कि शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर होगा। बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप देखेंगे कि हम लोग, हमारे जो घरों में कैलेंडर है वो शक संवत नहीं है, हमारे घरों में संवत वो है, वो विक्रम संवत है। विक्रम संवत है, आप लोग अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। विक्रम संवत अलग कैलेंडर है, शक संवत अलग कैलेंडर है। कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, बट विक्रम संवत बेस्ट कैलेंडर माना जाता है। जो आपकी दिवाली हो गया, होली हो गया, जो भी त्योहार हो गया, वो हम लोग विक्रम संवत के अकॉर्डिंग देखते हैं। यही हमारे भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा कैलेंडर माना जाता है। फिर ऐसी क्या आफत आ गई कि भाई हमें शक संवत कैलेंडर हमने अडॉप्ट कर लिया। शक संवत में कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि जब देश आजाद हुआ था और उनमें अभी भी ये थॉट प्रोसेस था कि अंग्रेज जो है वो बेस्ट, और हम लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि भाई हम लोग अच्छा कुछ कर ही सकते नहीं है। देश इतने सालों के बाद, यानी पहले तो मुगल शासन में मुस्लिम आक्रांताओं के कंट्रोल में रहा, फिर ब्रिटिश कंट्रोल में रहा, तो 700-800 साल में एक हमारी एक साइकोलॉजी बन गई कि हम इंफीरियर हैं, कमजोर हैं, हम तो कुछ अच्छा कर सकते नहीं। ये होता है, आप इसको गलत मत समझिएगा, होता ही है। आप इतने सालों दबाए जाओगे तो आपको कहीं निकलेगा कि भाई हम कुछ कर सकते नहीं हैं। तो जब मानने की बारी आई तो लोगों ने, हमारे नेताओं ने, वो बिलीव ही नहीं हुआ कि विक्रम संवत बेस्ट है, अडॉप्ट कर सकते। तो उन्होंने जो दूसरा आक्रांत आए थे, शक आए थे, यानी वो भी आक्रांत ही थे, हमने उनको उसके कैलेंडर को ले लिया क्योंकि वो थोड़ा मिलता भी था, मैच भी करता था। तो अब सोचिए, होना चाहिए था विक्रम संवत, ले लिया शक संवत। ठीक है, एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको लिखना है शक संवत इज अ सरकारी कैलेंडर। सरकारी त्योहार देखते हैं विक्रम संवत से। ठीक है, तो ये हो गया सीधा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित मामलों में किसने भारत के सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये कहा कि भाई प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बेरूबारी थाना केस। तो बेरूबारी थाना केस में ये बोला गया था कि कैलेंडर आपका जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है। और आप देखिए ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में लगातार आए, इसलिए कहता हूं कि एक ही क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ेंगे और उसके इर्द गिर्द चीजें समझ लेंगे तो हमारा अच्छा खासा चीजें हो जाती है। बस इन वीडियोस को आप देखते रहिएगा, आधे घंटे के वीडियोस होंगे, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आपका पढ़ाई जो बेस्ट हो जाएगी। कम से कम उम्मीद करता हूं कि कम मेहनत करके आप आराम से एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही 4 बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। क्या है विधिक स्वरूप, यानी कि इसका लीगल स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है। प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना भाई हमारे संविधान का पहला हिस्सा। अगर कोई पूछे क्या है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना इसे एक लगेगा इंट्रोडक्शन, कि अगर कोई संविधान पढ़ भी नहीं पा रहा है तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के भी आइडिया लगा सकता है कि हाँ भाई क्या लिखा होगा इसके अंदर, ठीक है। अब उस प्रस्तावना में अगर कुछ बात लिखी है, कुछ बात लिखी है और सरकार वो आपको नहीं दे रही है, इन दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हो? बात यही बोल रहा है कि अगर उस बात में कुछ लिखा है और सरकार आपको नहीं दे पा रही है तो आप क्या कर, अगर ऑप्शन क्या है, क्या आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो? तो मैं इसके बारे में बताता हूं कि जो विधिक सोल्यूशन है इसका, या इसका स्टेटस जो है वो ये है कि प्रेम्बल में जो बातें लिखी गई हैं वो उसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि साहब संविधान में तो ये प्रियम्बल में तो ये बात, प्रियम्बल की बात करो, प्रस्तावना नॉट संविधान, प्रियम्बल में ये बातें लिखी गई हैं और सरकार हमें ये नहीं दे रही है, तो प्लीज सरकार से कहिए कि हमें ये दे। आप कोर्ट में नहीं कह सकते, क्योंकि जो ये है इसको लागू नहीं कराया जा सकता, या लागू नहीं, सरकार की जब अपनी मर्जी होगी और सरकार के पास अपने संसाधन होंगे तो वो लागू करके दे देगी आपको, अन्यथा वो नहीं देगी। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। कुछ ऐसा ही मामला आपका बीपीएसपी में आता है। देखिए तीन चीज होती हैं, एक है आपका प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल, आपका बीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों को आप लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए आप कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। कई बार सवाल पूछा गया है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी होती है? अब ये जिसने भी संविधान को पढ़ा होगा, समझाता हूं मैं आपको क्या बोल रहे हैं, मैं दिखा देता हूं कि संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, यानी जस्टिस हैं, जस्टिस हैं, कितने प्रकार की लिबर्टी है यानी स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की इक्वालिटी है, समानता है, और कितने प्रकार के भ्रातृत्व है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए वैसे मैं यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो कितने प्रकार का ये दिखा रहा है, जस्टिस दिखा रहा है। न्याय कितने प्रकार के, तीन प्रकार के न्याय हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तीन प्रकार के न्याय है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, पांच प्रकार की, थॉट्स, विचारों की, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, बिलीफ यानी कि आपका किसी पे फेथ की बात, फेथ एंड वर्शिप यानी उपासना की, यानी कि ये पांच प्रकार के हो जाते हैं। इक्वालिटी कितनी प्रकार की है, दो प्रकार की है, स्टेटस की, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी की, दो प्रकार के आपके हो जाते हैं इक्वालिटी। और फ्रेटर्निटी कितनी प्रकार की है, वो सिर्फ एक प्रकार की है। तो 3, 5, 2, 1 जो है वो आपके प्रेम्बल में है, और आपको आंसर में 3, 5, 2, 1 ही ढूंढना है, और वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर 3, 5, 2, 1 ए में मिल जाएगा। तो ए है वो आपको बता रहा है कि आपके संविधान में, आपके प्रियम्बल में 3 प्रकार के आपके न्याय है, 5 प्रकार के आपके स्वतंत्रता है, 2 प्रकार के आपके समानता है, और 1 प्रकार का आपके भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने इसे कर लिया होगा, कई बार आया भी गया है, ये आ गया इस तरह से बंधुत्व। अब आगे बढ़ते हैं, ये डीपीएसपी का थोड़ा सा टेस्ट लेता हुआ क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, इसमें कुछ आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स है। अब मैं, अगर आपने पुराने वीडियो देखोगे ना, तो मैंने उसमें फिर कहा था कि पॉलिटी के अंदर एक आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन 100% आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएंगे जिसमें जो आर्टिकल से संबंधित होते हैं। तो आर्टिकल्स को ठीक से याद कर लीजिएगा। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है आर्टिकल्स याद रखना, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद करता हूं कि कुछ आर्टिकल्स आप याद कर लोगे तो बेहतर होगा। अभी 6 महीने का समय है, कोशिश कीजिए कि अभी से आप याद करना शुरू कर दो, रट्टाफिकेशन वाला काम है, करना शुरू कर दो आप, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि क्या, पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में कौन कौन सा समान नागरिक संहिता संबंधित है, कौन सा है, बट इस समान नागरिक संहिता, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है यूसीसी, सिंपल समझते हैं।
यूसीसी ऐसा होता है, ध्यान रखते हैं, शादी ब्याह, मैरिजेस, डिवोर्स, तलाक, प्रॉपर्टी और आपका एडॉप्टेशन यानी बच्चे को लेने, ऐसे कुछ 5-6 चीजों के ऊपर जो कानून होते हैं उन्हें हम सिविल कोड बोलते हैं। सिविल कोड यानी शादी ब्याह, तलाक का, शादी का कैसा रहेगा, तलाक का क्या रहेगा, बच्चा अडॉप्टेशन का क्या प्रोसेस रह सकता है, या प्रॉपर्टी में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसको बोलते हैं सिविल कोड। अब अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो वहां पर आप देखते हैं कि हिंदू जो हैं वो सिर्फ एक शादी कर पाते हैं, लेकिन वही मुस्लिम्स को वहां पर 4 शादी करने का परमिशन है अभी तक। ठीक है, पहले क्या था, अभी तो खैर नहीं, पहले क्या था कि अगर हिंदू तलाक लेगा तो उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी तो नहीं, लेकिन पहले कुछ समय पहले तक मुस्लिम अगर तलाक देते थे तो वो तलाक बोल के भी कर सकते थे। ये उनका जो रिलीजियस जो सिस्टम था उसके तहत वो करते थे। अब आप देखते हो कि एक ही देश के अंदर 2 अलग अलग विधान है, विधान का मतलब है 2 अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं। हिंदू अलग सिस्टम चल रहा है, मुस्लिम अलग सिस्टम चल रहा है। अब जब देश आजाद हुआ था तो ये सोचा गया था कि भैया पहले तो सारे पूरा विधान जो है एक ही होना चाहिए सबके लिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय पार्टीशन भी हुआ और उस समय बहुत भयंकर दंगे भी हुए, और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है पाकिस्तान जाती है, और जो जिन्ना और उनके साथियों का एक नैरेटिव था कि भाई एक मुसलमान जो है वो हिंदुओं के उसमें नहीं रह सकता, और हिंदू जो है वो उसको उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। इसी बेस के ऊपर पाकिस्तान बनाया गया था और बहुत सारे मुसलमान जो है पाकिस्तान चले गए थे। अब अगर जब देश तुरंत आजाद हुआ है, संविधान तुरंत बना है, अगर उस पहले दिन ही ये बोल दिया जाता कि भाई मुसलमान जो है 4 शादी नहीं कर सकता, मुसलमान जो है वो अपना तलाक नहीं दे सकता, ठीक है, या उसका सिस्टम फॉलो नहीं किया जाएगा और एक सिस्टम फॉलो किया जाएगा, तो हो सकता है ऐसा नेताओं को लगा, नेहरू को लगा कि इससे इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा बढ़ेगी और संभव है कि जो दंगे अभी हुए हैं और भी हो सकते हैं या प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है, और जो जिन्ना पार्टी बोल रही है ये हिंदुस्तान के मुसलमान इसको जो है वो यकीन मान ले और जिससे दिक्कत ज्यादा पड़ जाए। अब इस सोच से डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल इत्तेफाक रखते नहीं थे, यानी कि उनको नहीं आई ये सब क्या है। अब जब जो रह रहा है तो उसको इसे फॉलो करना चाहिए था, लेकिन नेहरू और अम्बेडकर जी में कुछ बने नहीं तो ये फॉलो हुआ कि अभी तो हम सिर्फ इसको हिंदुओं पे लागू कर देते हैं, क्योंकि उस समय हिंदू भी शादी करते थे, कुछ सिस्टम में हिंदू 2 शादी कर लेते थे, बहु पत्नी सिस्टम चलता था वहां पे, कुछ सिस्टम कुछ जगहों पर तो हिंदू पे कर देते हैं। बाद में एक सही वक्त आएगा तो उसको हम मुसलमानों पे अप्लाई कर देंगे, जब सही वक्त आएगा और जब रिसोर्सेज होंगे तो कर दिया जाएगा। तो अगर ये क्या है तो इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया, डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 44 में डाल दिया गया। आर्टिकल 44 बोलता है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और डीपीएसपी का मतलब ये होता है कि जो अभी नहीं कर सकते भविष्य में हम जब हमारे रिसोर्सेज और समय हो जाए तब हम कर सकते हैं। तो वो बोला गया कि ये तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत डीपीएसपी में है, और अभी जो है एकमात्र जो स्टेट है उत्तराखंड में इसको लागू कर दे। अभी क्वेश्चन आएगा आपका कहां पर, उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां पर इसको लागू कर दिया गया है, और उसका असेसमेंट हो रहा है कि वहां पर क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या अच्छा बुरा होता है। उसके बाद हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद 2028-29 तक आते हैं, जब लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले तक यूसीसी भी जो है वो पूरे देश में जो है वो लागू हो जाएगा। ट्रिपल तलाक खत्म ही हो चुका है आपका, ठीक है, और ये शादी वाला विधान भी है जो शायद ये भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि बीजेपी की एजेंडे में ये चीज रहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उनके कुछ एजेंडा में कुछ चीजों के अंदर ये ताकि कुछ चीजें करनी है। खैर बीजेपी सरकार है तो वो कर सकती है। आइए अब हम यहां पर देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जीविका का अधिकार कोमल लगाना भूल गए, जीविका का अधिकार यानी एक चीज है, निजता यानी कि प्रिवेसी का अधिकार, सम्मान का अधिकार और एवं सुनवाई का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 चीजें हो रही हैं, निजता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, कोर्ट में जाने का अधिकार यानी, या आपका जो है सम्मान का अधिकार, या आप जीविका का अधिकार किस अनुच्छेद से आता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज तो नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये आर्टिकल 21 के तहत चीजें चलती हैं। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी जो है, ठीक है, राहुल गांधी जी की बहू, क्योंकि संजय गांधी छोटे बेटे थे, ठीक है, मेनका गांधी के मामले में अपने फैसले को दोबारा साबित किया, जिसमें अनुच्छेद 21 के भाग में रूप में बातें बोली गई थी, जिसके अंदर
मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार आदि शामिल है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेनका गांधी के केस में ये भी आया था कि जिंदा रहना सिर्फ जीवित रहना नहीं होता, गरिमापूर्ण जिंदा रहना जरूर चाहिए, यानी कि आप सम्मान के साथ जी पाओ, गरिमापूर्ण। तो मेनका गांधी केस भी, अगर केस से आएगा तो मेनका गांधी केस आएगा, और अगर आर्टिकल से आएगा तो आर्टिकल 21 से संबंधित आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त, छठी अनुसूची में जो लिखा गया है, छठी अनुसूची सिक्स्थ शेड्यूल में जो लिखा गया है, मैं प्रदत्त स्वायत्ता जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होंगी की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, समझते रहिएगा क्या है? स्वायत्ता जिला परिषद। क्या होता है स्वायत्ता? ऑटोनोमस क्या होता है? देखिए शब्द से आ रहा है, ऑटोनोमस का मतलब है कि कुछ मैटर में वो अपने फैसले खुद कर सके, यानी कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी कि वो खुद उनकी अपनी मर्जी से चीजों को चला सके। अब नॉर्थ ईस्ट का मामला ऐसा कि थोड़ा सेंसिटिव मामला रहा, कि वहां पर ये रहा कि चाहे नागालैंड हो, चाहे असम हो, चाहे त्रिपुरा वगैरह, वहां पर कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हुए, वो ये बोल रहे थे कि हम भारत में नहीं जुड़ना चाहते, हमें आप अलग कर दो। तो इस बीच में काफी सालों तक तो ये चलता रहा, भारतीय सरकार और इन मिलिटेंट के बीच काफी टकराव रहा। एक समय में आकर जब डील की बात आई तो भारत सरकार ने पूछा कि भाई चाहते क्या हो? कहते अलग होना चाहते, कहते अलग तो नहीं हो पाओगे भाई, सीधी सी बात है, अलग तो होने नहीं देंगे हम तुम्हें, चाहे कुछ हो जाए, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन अलग नहीं होने देंगे। इसके बाद बताओ क्या कर सकते हो? कहते हैं कि भाई हम अलग होना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से डेवलप कर सके चीजों को लेकर, और आपका जो कानून है वो हमें इस तरह का परमिशन नहीं दे रहा है कि हम डेवलप कर सके। भारत सरकार, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये बात है तो एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपको ऑटोनोमस कर देते हैं, यानी कि आपको स्वतः देते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने क्षेत्र का विकास कर सको, ठीक है, अपनी मर्जी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर दे दी गई है। जैसे बाकी जगह पर कम रहेगा, मान लो 10% रहेगा तो आप 20% दे दी गई है आजादी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्वायत्ता जिला परिषद। तो वो कह रहे हैं कहां पर नहीं है, आर्टिकल 6 के बाद में कहां पर नहीं है? तो इसका फॉर्मूला जैसे मैं हमेशा याद करता था जब मैं पढ़ता था कि आर्टिकल 6 जो है वो ATM स्क्वायर से मैं मानता था, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मिजोरम है। तो ATM का मतलब क्या है? ए फिर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, मणिपुर नहीं, ठीक है। तो ये हैं, और कौन नहीं है इसमें? आपका नागालैंड नहीं है, ATM स्क्वायर में नागालैंड नहीं आता, तो ये आंसर आ जाएगा कि नागालैंड में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो हर ये देखिए, ये क्या है? ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का तरीका है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक तरीका कि भाई ठीक है, उसको बात मान लो, थोड़ा बहुत दे दो उसको कि चलो भाई अपनी मर्जी से तुम बनाओ, क्यों करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय संविधान के में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? यानी कि जो राष्ट्रपति साहब बोलते हैं कि भाई ठीक है, तो कौन से उससे संबंधित है? तो उसको समझते हैं, वो है क्षमादान से संबंधित है। तो आर्टिकल 72 होना चाहिए, आर्टिकल 72 है जो क्षमादान से संबंधित है। यानी कि जो आपको देखते हो कि किसी की एज फांसी से हमने उम्र कैद में कन्वर्ट कर दें, या किसी को छोड़ दें, ये सब ना बुरा, ये सब चीज होती हैं, वो जो है आर्टिकल 72 में संबंधित है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा तो डिटेल में जाएंगे नहीं इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आप मेरी वो लिस्ट देखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से होते हैं। तो मैं एक चीज और बोली थी कि उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि संविधान किताब के जो 3 चीजें पढ़नी होती हैं, आर्टिकल्स, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है, आर्टिकल हो गया, पार्ट, शेड्यूल, अनुसूचियां, ये सब ये याद करने की जरूरत होती है। तो अगर हम देखें तो ये सवाल जो है वो पार्ट से संबंधित आता है। पार्ट्स क्या है? पार्ट्स, ठीक है। अगर आप संविधान की किताब देखोगे तो पार्ट्स का मतलब चैप्टर होते हैं, जैसे कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो 3rd पार्ट में, पार्ट 3 में, DPSP इसमें 4th पार्ट में है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें 4A में है। तो इस तरह को पार्ट बोलते हैं। कुछ ऐसे सवाल यहाँ पर आया हुआ है, बोला कि संविधान का ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि 15 नंबर, ये संविधान का भाग 15 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो 15 भाग जो है
वो आप इलेक्शन से जुड़ा हुआ मान सकते हैं कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है 1517, 17 वाला किसमें होता है, वो राजभाषा यानी कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज से होके आता है। और संविधान का 15, 16, 17, 18, 18वां आता है वो इमरजेंसी प्रावधान है। और आखिरी वाला पार्ट आता है आपका 20वां, वो आता है संविधान संशोधन, ठीक है। क्या है, 15वां पार्ट है इलेक्शन, ठीक है, 17वां पार्ट है राजभाषा, ठीक है, 18वां पार्ट है इमरजेंसी और 20वां पार्ट है संविधान संशोधन। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये यूपीसीएस जे में आ चुका है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में पूछा जा रहा है। पहले तो समझते हैं कि भैया सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व को बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है इसका मतलब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, इसका मतलब है, मैं जो मेरी भाषा में, कि सभी नेता जो हैं मिलकर या तो तैरेंगे या तो डूबेंगे, साथ में तैरेंगे भी साथ में डूबेंगे। यानी कि अगर किसी एक नेता के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है, अविश्वास, पर्सनल नहीं, उसका ऑफिशियल, उसके ऑफिशियल मैटर में कुछ उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो सभी लोग, सारी सरकार जो है वो त्याग पत्र देना पड़ता है। क्योंकि ये माना जाता है कि एक मंत्री जो होगा, वो मंत्री का जो फैसला होगा वो सब मिलकर कर रहे होंगे। थोड़ा समझते हैं इस बात को, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहा है कि हमें पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्री परिषद को अगर हम देखें तो 15% ऑफ लोकसभा सीट जितने प्लस इंक्लूडिंग पीएम, ठीक है। तो लगभग 84 लोग बनते हैं जो कि सभी तरह के नेता कहलाते हैं, छोटे बड़े सब मिला के, उप नेता, फलाना नेता, मिनिस्टर, जितने भी जिसके आगे मिनिस्टर लिखा हुआ है वो नेता मिनिस्टर माना जाता है। तो ये लगभग 84 लोग होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये तो मिलकर कोई फैसला करते हैं। यानी मान लो कि रेलवे मिनिस्टर कोई हैं, तो रेलवे मिनिस्टर भले वो अपना एक मिनिस्ट्री में कुछ अपना ऑर्डर देंगे, लेकिन ये माना जाएगा कि उनके ऑर्डर के पीछे पूरी काउंसिल का योगदान है, पूरी थॉट प्रोसेस है, ठीक है। अब मान लो कि ये रेलवे मिनिस्टर कुछ काम ऑर्डर देते हैं, वो गलत हो जाता है, दुर्भाग्य से वो गलत हो जाता है, और इनके खिलाफ जो है पार्लियामेंट के अंदर एक अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है और उस पर डिबेट होती है, उसके बाद वोटिंग होती है और उस वोटिंग के बाद वो प्रस्ताव पारित भी होता है। यानी जो अपोजिशन ने जो रखा था वो पारित हो जाता है। तो रेलवे मिनिस्टर तो जाएंगे, साथ में पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री है, वो पूरा बड़ा सरकार है, वो भी चली जाती है। इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि भाई एक व्यक्ति तो गलती कर सकता है, लेकिन अगर जब मिलकर जब बात करेंगे तो गलतियां कम हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारत संविधान में किस अनुच्छेद में, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से उसमें आती है, इसके अंदर। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ रहा है आर्टिकल 75(3) के रूप में आ रहा है, ठीक है। इस अनुच्छेद के प्रावधान में अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्य के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। क्या बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है। व्हाट इज मूल संविधान, व्हाट इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान का मतलब है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सी बात है, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान की पहली कॉपी थी उसको ही बोलते हैं मूल संविधान, ठीक है। मूल संविधान बोलते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 में जो पारित हुई थी उसे मूल संविधान कहते हैं। उसके बाद जो भी इसमें अमेंडमेंट होता गया, ठीक है, वो बाद में अलग अलग कॉपी हो गई। तो इस संविधान के अंदर यानी पहली कॉपी के अंदर इसमें से कौन सा आर्टिकल्स नहीं है। सिंपल सी बात है, जहां जहां पर ए लिखा हुआ है तो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए का मतलब ही होता है कि बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो 2 और 4 आंसर क्या है, 2 और 4 जो है होगा। तो 51A का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 1978 में जोड़ी गई, ठीक है, 1976 में जोड़ी गई। और अनुच्छेद 300A इसका मतलब होता है जो प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स था, वो बाद में प्रॉपर्टी का आपका लीगल राइट बन गया। पूछा भी जाता है कि प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो प्रॉपर्टी का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट्स था, अब जो है वो एक विधिक राइट हो गया, कानूनी लीगल राइट हो चुका है, ठीक है। तो ये बाद में जोड़ा गया इसके अंदर। तो ये कुछ जो है आपको क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो। अगर कुछ समस्या हो तो प्लीज नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके
सवालों का जवाब जरूर दूंगा और प्लस अगर आप कोई सजेशन देंगे तो वो मैं यहाँ पर